हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो हमारा 9th लेक्चर है। 8th लेक्चर के अंदर हमने यूनिट के बारे में पढ़ लिया था और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था। तो यूनिट के बारे में मैंने क्या बताया था, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं तो यूनिट उनकी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो कम या ज़्यादा है, कितनी है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। एक तो उसमें नंबर होता है और दूसरा उसमें क्या होता है, यूनिट होती है। यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। तो दो चीज़ों का जब प्रोडक्ट होता है, किसी नंबर का किसी यूनिट के साथ जब प्रोडक्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। किसका मैग्नीट्यूड बन जाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम एक तरीके से अमाउंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं। जैसे कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी को अमाउंट के फॉर्म में कह सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कैसे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे अमाउंट भी कह सकते हैं और उसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कहा मैग्नीट्यूड, अगर मैंने आपसे कहा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, अमाउंट के। मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, अमाउंट के। और ये मैग्नीट्यूड और अमाउंट दोनों ही किसके होते हैं, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट। तो कब हम फिजिकल क्वांटिटी को हम एज अ मैग्नीट्यूड के रूप में जानेंगे और कब हम फिजिकल क्वांटिटी को अमाउंट के रूप में जानेंगे। जैसे एक बार बताइए, अगर मैंने आपसे कह दिया 2 kg, 2 kg, तो 2 kg मैग्नीट्यूड तो है पक्का, ये अमाउंट भी है। क्योंकि 2 kg अमाउंट का मतलब क्या है, जो चीज़ हमको दिखने लगे, जो चीज़ हमें क्या अपनी आंखों से दिखे, ठीक है ना, तो हम उसको क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अमाउंट भी कह सकते हैं। अगर मैंने कह दिया 2 kg, तो 2 kg क्या है, 2 kg फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है और उस मैग्नीट्यूड को हम अमाउंट कह सकते हैं। क्योंकि बेटा ये 2 kg जो है, जो ये मैग्नीट्यूड है, ये हमें दिख रहा है, बात क्लियर, हम आंखों से देख सकते हैं, ज़्यादा या कम देख सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, अमाउंट भी बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ, अगर मैंने आपको यहाँ पर बोला जैसे 15 केल्विन, ठीक है ना, 15 केल्विन, 15 केल्विन, अगर मैंने 15 केल्विन इसको बोला, तो ज़रा एक मिनट ध्यान समझना मेरी बात को। तो केल्विन क्या हो गया, एक यूनिट हो गई फिजिकल क्वांटिटी की, और 15 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन यहाँ जो ये मैग्नीट्यूड है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, क्या ये अमाउंट बोला जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का? बेटा इसको अमाउंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, फील कर सकते हैं, गर्मी को फील कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को फील कर रहे हैं तो उसे अमाउंट के फॉर्म में नहीं लेंगे हम, बात क्लियर, उसे हम क्वांटिटी के फॉर्म में मानेंगे, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मान के चलेंगे उसको, ठीक है ना। जिस चीज़ को हम फील करते हैं सिर्फ बिना टच किए, तो उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, जान सकते हैं, ठीक है। तो 15 केल्विन मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन ये अमाउंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये हमें दिख नहीं रहा है। अब जैसे मास है, ज़्यादा मास है कम मास है, वो उनको दिख रहा है। कहीं गिट्टी का, कहीं पर हमारी सैंड है, सैंड का ज़्यादा ढेर है, और कहीं पर सैंड का क्या है, कम ढेर है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जहाँ पर बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड क्या है वहाँ पर ज़्यादा है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, मास का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 15 केल्विन, तो ये क्या है, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड क्या हम इसको अमाउंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमको दिख नहीं रहा है, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिस चीज़ को सिर्फ फील किया जा सकता है अपने सेंस ऑर्गन से, तो बेटा वहाँ पर हम क्या, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्वालिटी की बात जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड और अमाउंट दोनों बोलेंगे। तो मतलब क्या है, एक बार समझिए, यानी कि मैग्नीट्यूड को अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड को अमाउंट मतलब सॉरी अमाउंट को मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड को हर जगह अमाउंट नहीं बोलेंगे। बात क्लियर। हर जगह अमाउंट को मैग्नीट्यूड तो बोलेंगे, लेकिन हर जगह मैग्नीट्यूड को अमाउंट नहीं बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आगे बेटा ध्यान देंगे, अगला टॉपिक हमारा जो आ रहा है बहुत अच्छा है। अब एक मिनट समझिए, जितनी भी फिजिकल, अगला टॉपिक है मेरा कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर समझिए, कन्वर्जन फैक्टर हमारा होता क्या है। ऐसे करके मान के चलिए इसको, जैसे जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस की हमको ज़रूरत पड़ रही थी। उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल रहे थे, यूनिट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, यूनिट बोल रहे थे। अब जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे अर्लियर डेज़ में, मैं बात कर रहा हूँ आपको लगभग 1791 की बात कर रहा हूँ, 1791 की बात कर रहा हूँ। मेरी बात को ज़रा ध्यान समझना, 1791, 1791 बहुत पुरानी बात हो गई। अगर मैं 1791 की लमसम बात करूँ, मतलब 1700 की अगर मैं बात करूँ, उस समय फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता तो चल गया था। तो लेकिन हो क्या रहा था, अलग अलग कंट्रीज़ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो जानती थी, मास, लेंथ वगैरह इन सब के बारे में जानती थी। तो अलग अलग देश जो थे वो फिजिकल अलग अलग जो फिजिकल उनकी जो, जैसे ऐसे करके मान के चलिए कई सारे देश हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया 10 कंट्री हैं, तो 10 कंट्री ने जैसे मास को लिया, 10 कंट्री हैं, 10 कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे क्या हो गए 10 कंट्री हो गए, और 10 कंट्री ने एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी ले ली, और फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, मास हो गई। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, मास हो गई। जैसे 10 कंट्री हैं और 10 कंट्री बात कर रहे हैं किसकी, मास की। मास का एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उस ज़माने में क्या था कि जो अलग अलग जितने भी देश थे वो उस सेम फिजिकल क्वांटिटी को, मास को, वो अपनी अलग अलग सूटेबल स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब कोई देश तो उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को किसी अन्य स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई दूसरा देश था उस सेम फिजिकल क्वांटिटी मास को अपनी अलग स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से क्या कर रहा था बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कि अलग अलग कंट्री जो थे वो सेम फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं मास के फॉर्म में लिया है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यानी कि यूनिट से उसको क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने अपनी अलग अलग सूटेबल यूनिट बना रखी थी और अपनी अलग अलग सूटेबल यूनिट से उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हो क्या रहा था, एक मिनट ध्यान दो, किसी कंट्री में तो उस मास की अलग यूनिट है, किसी दूसरे कंट्री में उस मास की अलग यूनिट है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जैसे आप यहाँ पर इंडिया में हैं, तो इंडिया में आपने मास की यूनिट कुछ और बनाई, और आप कहीं दूसरे कंट्री में गए वहाँ पे यूनिट कुछ और है, तो आप वहाँ पर क्या है, को रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को, अपने देश की यूनिट को दूसरे देश की यूनिट के साथ को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग यूनिट है। बात क्लियर। जैसे बेटा आप एक मिनट ध्यान देंगे, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अलग अलग कंट्री किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार स्टैंडर्ड ऑफ, अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस का यूज़ कर रहे थे, यानी कि अलग अलग यूनिट का यूज़ कर रहे थे। बात क्लियर। जैसे मैं एक अच्छा सा, ये बात कर रहा हूँ मैं 1700 में। अब मैं एक आपको अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, उस ज़माने में क्या हो रहा था, 1700 में क्या हो रहा था, जैसे बेटा मास के लिए, फॉर मास के लिए कोई कंट्री, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई कंट्री हमारी किसकी बात कर रहा था, सर्स की बात कर रहा था, कोई पाउंड्स की बात कर रहा था, कोई सर्स की बात कर रहा था, कोई पाउंड्स की बात कर रहा था। बात क्लियर। यानी कि ये सब क्या हो गई, यूनिट हो गई। ध्यान समझिए मेरी बात को। मास यहां पर क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है। अब ध्यान दो, ये मास जो है फिजिकल क्वांटिटी है। अब
एक देश तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, मास को, सर से, 1 पाउंड से रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी तो हम किलोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज तरीके से अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ये वाली बात आ गई। ठीक है, चलो हो गया। अब जैसे मैं बात करूं यहां से फॉर लेंथ, फॉर लेंथ, ये जो लेंथ है ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब कुछ कंट्री तो उसके लिए एक यूनिट जो थी वो क्या थी, माइल्स थी। माइल्स, कुछ उसको यूज कर रहे थे फुरलॉन्ग, कुछ यूज कर रहे थे उसके लिए यूनिट फीट, कुछ यूज कर रहे थे उसके लिए इंच। बात क्लियर? मतलब इस तरीके से आप लोग समझते चले आइए। ये कुछ कंडीशन बनी हुई थी। जैसे लेंथ हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस था, वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हमारा, कुछ कंट्री हमारे यूज़ कर रहे थे माइल्स, कुछ कंट्री यूज़ कर रहे थे फॉरलॉन्ग, कुछ कंट्री यूज़ कर रहे थे फीट, कुछ कंट्री यूज़ कर रहे थे इंच, कुछ कंट्री यूज़ कर रहे थे यार्ड। और पहले आपने यार्ड वगैरह के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी क्या हो गई, ये तो हो गई क्या, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस वो यूनिट। ये भी स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, ये सारी क्या हो गई, या यूनिट कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब आप देखिए, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लेकिन कोई कंट्री उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट माइल से, कोई कंट्री फॉरलॉन्ग से, कोई फीट से, कोई इंच से, कोई यार्ड से। ठीक है ना। वहीं फिजिकल क्वांटिटी है मास, अब उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को कोई कंट्री यूज़ कर रहा है उसके लिए यूनिट सर्स, और कोई कंट्री यूज़ कर रहा है उसके लिए क्या, पाउंड्स। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है। ये अगर अच्छी चीज़ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अलग अलग उससे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक मिनट ध्यान दो। यानी कि जब एक यूनिट को हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने आज के टाइम की उससे समझो, जैसे हमने कहा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में हम कह देते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। हमने कहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम कह देंगे 1000 ग्राम होते हैं। बात क्लियर? तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। इस तरीके से जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो एक रिलेशन बनता है दोनों यूनिट के बीच में, अलग अलग यूनिट के बीच में एक रिलेशन बनता है। तो एक अलग अलग यूनिट के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहाँ जो 1000 हैं, 1000 हमारा क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, कन्वर्जन फैक्टर आ गया। बात क्लियर? एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ पर 1000 जो है वो हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन फैक्टर हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कन्वर्जन फैक्टर थे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जरा समझिए मेरी बात को। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर 1 माइल, एक माइल हमारा होता है 1760 फीट। बात क्लियर? इसी तरीके से सॉरी 1760 यार्ड आ गया, ठीक। और 1 यार्ड 1 यार्ड में हमारे कितने, अब देखो एक माइल में हमारे कितने और 1760 यार्ड हो गए, तो 1 यार्ड में हमारे कितने होंगे, 3 फीट होंगे। कितने होंगे, 3 फीट। बात क्लियर? अब इंच की बात हो रही है, तो 1 फीट में कितने इंच होंगे, 1 फीट में हमारे होंगे 12 इंचेस, 12 इंच होंगे। बात क्लियर? तो 1 फीट में हमारे कितने इंच होंगे, 12 इंच होंगे। बात क्लियर? यहां पर आप लोग समझेंगे, समझिए। यानी कि ये भी हमारी किसकी बेटा यूनिट है, लेंथ की। ये भी लेंथ की यूनिट, ये भी लेंथ की यूनिट, ये भी लेंथ की यूनिट। तो अलग अलग कंट्री क्या कर रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है बेटा, क्वांटिटी, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, और उस फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, अलग अलग यूनिट का क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। अब
ठीक है, यूज़ कर रहे तो बढ़िया बात है, लेकिन हम अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको कोरिलेट कैसे करेंगे, हम किस तरीके से कोरिलेट करेंगे? तो कोरिलेशन बनाया गया, जैसे एक कंट्री उसको माइल में यूज़ कर रहा है, एक कंट्री उसका यार्ड में यूज़ कर रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, मतलब माइल में रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कंट्री उसको यार्ड में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों कंट्री जब इस तरीके से कर रहे हैं तो भाई अब जैसे क्या हुआ, एक मिनट समझने की कोशिश करो, एक कंट्री का जहाज़ दूसरे कंट्री के उसमें गया, सीमा में गया, तो अपने अकॉर्डिंग तो उसको मालूम है कि 1 माइल में कितना होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 1 माइल में यार्ड कितने होंगे, ठीक है ना। तो दूसरा कंट्री उसको बता देगा ऐसा करो भाई 1 माइल में तुम्हारी 1760 यार्ड होंगे, बात क्लियर। तो वो तो अपनी दूसरा वाला कंट्री है, वो तो यार्ड में अपनी लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम माइल में कर रहे हो, तो दूसरा कंट्री तुमको बता देगा। अब तुम्हें बात करनी पड़ेगी, भैया ये बताओ कि हम तो माइल में रिप्रेजेंट करते हैं, तुम डिस्टेंस को किस में, लेंथ को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा, यार्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम ये बताओ फिर हम कैसे कोरिलेशन करेंगे, मतलब मेरे 1 माइल के अंदर तुम्हारे कितने यार्ड होंगे। तो वो ये अब उन इस तरीके से एक आपस में बैठ के उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग से और ये बताया कि भाई देखो 1 माइल में हमारे इतने 1760 यार्ड होंगे, 1760 यार्ड होंगे, इतना मान लो। तो फिर जब आप हमारी कंट्री में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तो आप जैसे 1760 यार्ड को अगर आप क्या करेंगे बेटा, कवर कर लेंगे, तो आपका कितना हुआ, 1 माइल हो गया। तो हम तो उस डिस्टेंस को 1 माइल में ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। दूसरा कंट्री उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कंट्री कर रहा है 1760 यार्ड, बात क्लियर। अब जैसे आपने कहा कि मैंने 10 माइल हमने कवर कर लिए, 10 माइल हमने कवर कर लिए, तो हमें मालूम है कि हम तो अपनी जो लेंथ है उसको माइल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे कंट्री के अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमने 10 माइल कर लिए तो 1760 में 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उतने यार्ड आ जाएंगे, बात की। तो हमने इतने यार्ड क्या कर लिए, कवर कर लिए, बात क्लियर। इसी तरीके से 1 यार्ड के अंदर फीट, अब जैसे कोई कंट्री क्या है, फीट को रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय, तो दोनों में क्या रिलेशन हुआ कि भैया 1 यार्ड में कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं, ऐसा करके आप लोग करोगे। तो आप अपने को यार्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो अपने को कितने में, किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, फीट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में कोरिलेशन बना लो, तो 1 यार्ड में कितने हो गए, 3 फीट हो गए, 1 फीट में कितने हो गए, 12 इंचेज हो गए, बात क्लियर। मतलब इस तरीके से डिस्टेंस को क्या कर रहे थे बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर जरा एक बात समझो, यानी कि ये जो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में जो कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना, वो क्यों कन्वर्ट किया गया, दो अलग अलग कंट्रीज़ ने सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिलेशन बनाने के लिए आपस में ऐसा आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस तरीके का किया गया, बात क्लियर। आपस में बैठकर समझदारी से ये काम किया गया, लेकिन ये काम कर तो लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक बड़ा अजीब सी चीज़ आ रही थी। वो क्या आ रही थी बेटा, एक मिनट ध्यान दो। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स बोले जाएंगे क्या, कन्वर्जन फैक्टर। इनको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन फैक्टर, याद रख लीजिए आप लोग, इनको बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर, इनको कन्वर्जन फैक्टर कह देते हैं, बात क्लियर। यानी कि एक यूनिट को जब दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे हम, कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करेंगे। अब ये जो कन्वर्जन फैक्टर आपके आ रहे हैं तो वो उनको याद करना बड़ा टेढ़ी खीर हो रहा है। मतलब 1 माइल में यार्ड कितना होता है, 1760, एक यार्ड में फीट कितने हो, 3, और 1 फीट में 12 इंचेस, एक मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, वो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे कुछ कन्वर्जन फैक्टर हमारे बन जाएं कि उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एक समानता आ जाए, और ऐसी एक समानता आ जाए कि फिर हम किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उन कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करें जिनके अंदर एक समानता, उसे आसानी से हम याद कर सकें। तो बेटा यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर है वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब एक जैसे नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत है बेटा, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला 10 टू दी पावर, जैसे यहाँ पर क्या हो, 10 10 10, सबका बेस क्या हो, 10 हो, और यहाँ 10 पे पावर 3 हो, कहीं 10 पे पावर 4 हो, कहीं 10 पे पावर 5 हो, ठीक है ना। तो 10 हमारा क्या है, सब में जो कन्वर्जन फैक्टर, सब में क्या हो गया, वो कन्वर्जन फैक्टर हो गया। और सभी कन्वर्जन फैक्टर में क्या आ गई, यूनिफॉर्मिटी आ गई। यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर क्या होगी, किसके फॉर्म में आ गई, 10 के बेस में आ गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ यूनिफॉर्मिटी आई नहीं रही है। तो एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर बनानी थी कन्वर्जन फैक्टर के अंदर, जो कि यहाँ है नहीं। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे,
कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए एक मीट्रिक सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है ना। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा एक मीट्रिक सिस्टम क्या किया गया, लॉन्च किया गया, और उस मीट्रिक सिस्टम के द्वारा ये कन्वर्जन फैक्टर तो आप समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है ना। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है आप समझ गए होंगे, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर का यूज किया जाता है, उसी को क्या कह देते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। तो मैं लिख देता हूं, अ न्यूमेरिकल फैक्टर a numerical factor used to convert one unit to another unit, one unit to another unit। बात क्लियर। जैसे यहां पर कन्वर्जन फैक्टर हमारे क्या हो रखे हैं, इनको लिख लेना बेटा, ये एग्जांपल लिख लेना। यहां पर कन्वर्जन फैक्टर क्या है, जैसे 1763 आ गया और यहां पर क्या आ गया, 12 आ गया। ये सभी क्या है बेटा, कन्वर्जन फैक्टर हो रखे हैं सारे। लेकिन यहाँ कन्वर्जन फैक्टर में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, मतलब कुछ ऐसे हों कि एक समानता आ जाए उनके अंदर, उन सभी कन्वर्जन फैक्टर के अंदर क्या आ जाए, एक समानता आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो बेटा बस इन कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, जिससे कि हम आसानी से याद कर सकें, ठीक है ना, तो उसके लिए एक मीट्रिक सिस्टम को लॉन्च किया गया। और उस मीट्रिक सिस्टम को किसने लॉन्च किया, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में उसको क्या किया, लॉन्च किया। उसको क्या देते हैं, मीट्रिक सिस्टम। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ये सब नोट डाउन कर लेना यहां पर। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम क्या था बेटा, मीट्रिक सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने। तो मैं आपको बताता हूं ये क्या था मीट्रिक सिस्टम। पहले लिख लो यहां पर एक डेफिनेशन लिख लो, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम देखो यहां पर, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस्ड French Academy of Science introduced a new system, of measurement, a new system of measurement in 1791। मतलब समझ रहे हैं ना, 1791 में, जिसके अंदर क्या था, इन विच जिसमें अलग अलग यूनिट को क्या किया गया बेटा, आपस में रिलेट किया गया था। इन विच डिफरेंट यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन विच, मैं समझा चुका हूं ना आपको, डिफरेंट यूनिट्स were related in which different units were related with each other जिसमें क्या हुआ, जिसमें अलग अलग यूनिट्स को आपस में क्या किया गया बेटा, रिलेट किया गया विद ईच अदर एज अ, अब यहां पर समझना, एज अ मल्टीपल ऑफ
पावर, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10 टू द बेस 10। मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है ना। टू द बेस 10 इज कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम। इज कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम। बात क्लियर? देखो ध्यान दो, यहां से फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? सिस्टम को। और ये सिस्टम कैसा था? मेजरमेंट का, ठीक है ना। इन 1791 इस सिस्टम में क्या था? इन विच डिफरेंट यूनिट्स वर रिलेटेड। इसमें क्या था? जो अलग अलग यूनिट थी उनको आपस में क्या किया गया था? रिलेट किया गया था। किसके साथ? एक दूसरे के साथ। कैसे? एज अ मल्टी, अब यहां से इसको समझना है, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10। यहां इस चीज को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस यहां इसको समझना है आपको इस तरीके से। ये वाला जो हमारा लाइन है, इस लाइन को समझिए। कैसे बेटा? इसको समझेंगे यहां से। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको मल्टीपल ऑफ लिखता हूं, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10 टू द बेस 10। बात क्लियर? मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10, यानी कि पावर ऑफ टू द बेस 10, 10 की कोई पावर है। एग्जांपल ऐसे करके देखो, अभी इतना समझो, मल्टीपल को हटा दो, पावर ऑफ टू द बेस 10, जैसे 10 है, 10 की कोई पावर। अब यहां 10 की पावर कितनी है? 1 है। यहां 10 की पावर कितनी है? 1 है। सपोज यहाँ पे ऐसे करके मान के चलो, यहाँ पावर हमारी कितनी आ रही है? पावर यहाँ पर हमारी आ रही है इज इक्वल टू 1, एक पावर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा? पावर ऑफ टू द बेस 10, ठीक है ना, यानी कि जो बेस है उसकी पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब उसने फिर बाद में क्या कह दिया? मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ। तो हमने यहाँ पर क्या किया? जैसे 10 टू द पावर कितना है? 1 है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ पावर, पावर का मल्टीपल। और हमने क्या किया? इसमें 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। हम जैसे ही हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा पावर ऑफ टू द बेस 10, उसमें जब किसी मल्टीपल का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक नया कन्वर्जन, यहाँ पर एक नया फैक्टर दिखाई दे रहा है। बात क्लियर? एक नया फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख में ध्यान दीजिए, यानी कि पावर ऑफ टू द बेस 10, उसके साथ जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? मल्टीपल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मल्टीपल कह रहे हैं। इसी तरीके से अब नंबर, नया फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा? 10 टू दी पावर 2 आ गया। अब जैसे क्या आ गया? 10 टू दी पावर 2 आ गया। बात क्लियर? 10 टू दी पावर 2 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? अगर हमने क्या किया? उसमें 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या देखते हैं? ये हमारा क्या है? अभी इतना देखो, यहाँ पर ये क्या है? ये है पावर ऑफ टू द बेस 10। ये 2 जो है वो क्या है? पावर ऑफ टू द बेस 10 है। और यहाँ पर ये 2 क्या है? ये मल्टीपल हो गया। तो इस 2 को क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10। ये 2 क्या है? मल्टीपल है किसका? पावर ऑफ टू द बेस 10, यानी कि जो 10 की पावर है उसका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। तो इस तरीके से किसी मल्टीपल का पावर ऑफ टू द बेस 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर नया फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा? नया फैक्टर यहाँ पर बन जाएगा 4। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 10 टू दी पावर 4 है और इंटू 2 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये 2 है, ये क्या हो गया? ये हो गया मल्टीपल। और ये मल्टीपल किसका है? पावर ऑफ टू द बेस 10, यानी कि बेस 10 की जो पावर 4 है उसका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पर 2 क्या है? मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? पावर ऑफ टू द बेस 10, 10 की पावर का क्या है? मल्टीपल है। तो इस तरीके से
जो मल्टीपल है टू द बेस ऑफ 10, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 8। तो आप क्या देखते हैं, इस तरीके से नए फैक्टर आपको मिलते चले जा रहे हैं। ये नए फैक्टर ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, ये नए फैक्टर ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि पहले हमारा क्या था बेटा, ये 10 हमारा क्या है, बेस है, और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो आप देखिए सारे जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं, सारे जो फैक्टर आ रहे हैं, उन फैक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। क्या यूनिफॉर्मिटी आ रही है, यानी कि उनका टू द बेस, जो उनका बेस है, ठीक है ना, जो फैक्टर है उनका जो बेस है वो हमारा क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ रही है। बात क्लियर। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी मल्टीपल का पावर ऑफ टू द बेस 10 में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर बार किसी मल्टीपल का टू द पावर ऑफ टू द बेस 10 के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक क्या आ रहा है बेटा, नया फैक्टर निकल के आ रहा है। और जो जितने भी नए फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो उस फैक्टर में क्या आ रहा है बेटा, एक यूनिफॉर्मिटी निकल के आ रही है, यानी कि टू द बेस, जो बेस है जो हमारा, वो हमारा क्या हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 8। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक जैसा हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ रही है। हाँ, पावर हमारी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। बात क्लियर। तो मैं समझता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। एक मिनट ध्यान दो, सुनो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम of measurement in 1791 in which different units were related। कई अलग अलग जो यूनिट है उनको रिलेट किया गया। पहले हमारा क्या आ रहा था बेटा, जो कन्वर्जन फैक्टर थे वो हमारे, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कहीं पर 1760 आ रहा था, कहीं पर हमारा कितना आता, 3 आ रहा था, कहीं पर हमारा 12 आ रहा था। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर थे उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब हम जो कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे वो इनके फॉर्म में देखेंगे। उन कन्वर्जन फैक्टर का जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, 10 होगा, और जो बेस होगा उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी, हर जगह बेस हमारा क्या आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। जब भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर आएगा वहाँ यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। उस हर जगह आपको जो बेस दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा। लेकिन पहले हमारा जो कन्वर्जन फैक्टर था वहाँ पर जो क्या आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही थी, नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है ना, तो वहाँ याद करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये मतलब एक सरलता, एक इजी वर्क किया गया जिससे कि एक यूनिट को जब दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करें तो वहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर है उसे याद करने में हमें आसानी हो। तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी निकल के आए। तो यूनिफॉर्मिटी किसके फॉर्म में लेके आए, टू द बेस। ठीक है ना, बेस के फॉर्म में। और मतलब बेस यहाँ पर क्या है, 10 है, उसकी पावर अलग अलग हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हम बताएंगे ये पावर कभी कभी माइनस में भी आएगी, ये पावर हमारी कभी कभी किस में आएगी, प्लस में भी आएगी। बात क्लियर। ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो बेटा बस यही हमारा होता है, यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बस क्या है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन 1791 इन विच डिफरेंट यूनिट्स वर रिलेटेड। अलग अलग यूनिट को रिलेट किया गया विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एज अ, कैसे रिलेट किया गया, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ टू द बेस 10, यानी कि बेस की जो पावर है उसके मल्टीपल के फॉर्म में उसको क्या किया जाएगा बेटा, रिलेट किया जाएगा। बात क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या समझ लिया बेटा, कन्वर्जन फैक्टर को समझ लिया, मीट्रिक सिस्टम को समझ लिया। ये 2 टॉपिक हमने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आगे बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है। हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। अभी जो हमारी यूनिट होती है उसको अलग अलग सिस्टम में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धीमे धीमे आप पढ़ते चले जाइए। सब लेक्चर्स को आप अच्छी तरीके से देखिए। क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतरीन आपको मिल रही है बेटा यहाँ पर। तो आप इस तरीके से क्वांटिटी को मत देखिए, आप क्वालिटी को देखिए। ज़्यादा क्वांटिटी आपने कोई ले ली और क्वालिटी उसकी बेकार है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।